सीएजी और सीवीसी, सीएजी और सीबीआई इनके डर के बिना दे, तो क्या आपको लगता है कि इनके डर के कारण कहीं ना कहीं पिछले 6 साल में इकोनॉमी में एक धक्का लगा था? देखिए, अगर आप पिछले 6 साल के आंकड़े देखेंगे छोड़कर गई थी, तो जहां यूपीए छोड़कर गई थी वहां की बजाय हमने पहले 5 वर्षों में 7.5% औसतन विकास दर दी। आप कृपया आंकड़े चेक कर लीजिए। यूपीए बैंकों को कंगाल करके गई थी क्योंकि एनपीए उनके समय हुए जो उन्होंने पैसा फोन पर बांटा था। हमने आकर एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंकों का किया, रिकैपिटलाइजेशन 4 लाख करोड़ की बैंकों की, बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला और बैंकों को मजबूत स्थिति में खड़ा किया। अब उनकी कंसोलिडेशन करने के लिए उनका विलयीकरण करवाया है, बैंकों को मजबूत बनाया है। और हमने इसीलिए जब आपकी बात आती कि सभी के खाते में नकद क्यों नहीं डाल देते, ये जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी आज कहते हैं कि खातों में पैसा डालो, अरे 70 साल तो आप लोग खाता नहीं खुलवा पाए। खाता भी मोदी जी को आके 40 करोड़ लोगों के खुलवाने पड़े। डीबीटी हम लोगों ने शुरू की, ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और उसमें भी लाखों करोड़ रुपया बचा है। तो भ्रष्टाचार जो पूर्व के समय होता था हमने उसको रोका है। लाखों करोड़ रुपया केंद्र की सरकार का पैसा। मेरा सवाल, हम लोगों ने सिस्टम तय किया, मेरा सवाल पारदर्शिता जवाबदेही हम लोग लेकर आए हैं। 3 C's की बात मैंने की, जो कि माननीय वित्त मंत्री जी ने किया, निर्मला जी ने। 3 C's की बात क्यों आई? क्योंकि करप्शन कांग्रेस के समय, यूपीए के समय हुई, तब जाकर सीएजी, सीबीआई और सीवीसी का डर पैदा हुआ। अगर उस समय गलत कार्य ना होते तो बैंकों की व्यवस्था ऐसी बुरी हालत भी ना होती और ना हमें उसमें पैसा डालने की आवश्यकता। लेकिन हमने सिस्टम को सुधारने का काम किया। कांग्रेस ने लोगों की निर्भरता अपने ऊपर बनाई थी, इसलिए देश में लोग गरीबी रेखा के नीचे ज्यादा थे। हमने 6 वर्षों में गरीबी रेखा से बाहर ज्यादा निकाले हैं। ये गरीबी रेखा की बात है, वो तो आया था कि पिछले 6 साल में गरीब और गरीब हो गए, बट एनीवे उस पे हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे अनुराग जी यही है कि क्या अब आगे जो 3 C's की बात हुई है, क्या सीएजी, सीवीसी और सीबीआई अलग तरीके से देखेगी लोगों को, कुछ लॉज में बदलाव करेंगे? मैं स्पष्ट कर दूं आपको, मैं स्पष्ट कर दूं। हमने 2 दिन पहले सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमडीज और सीईओ से बात की और उनको निर्देश दिए हैं कि लोगों तक पैसा अगले हफ्ते से पहुंचाना शुरू कर दें, और 1 जून को रिपोर्टिंग होगी देश की किस ब्रांच में कितने लोगों को पैसा दिया है। व्यवसाय, व्यापार करने वाले और जो मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर उद्योग वाले, उनके लिए भी उन सबको जानकारी देनी पड़ेगी। और हमने ये भी कहा है, अगर आपका बिजनेस इंटरेस्ट में अगर निर्णय किया है तो इंटरनल कमेटी से आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, बैंक भी तो उसको देखेगा। सीबीआई, सीबीसी तक तो वो केस जाएगा जहां पे मेलाफाइड, सीबीसी तक तो वो केस जाएगा जहां पे मेलाफाइड नजर आएगा। ये बड़ा क्लियर उनको किया। बैंकों वालों में आत्मविश्वास बहुत बड़ा है और निश्चित तौर पर अब देखा है कि अगर सरकार भी ईमानदारी से काम करती है तो हमारे बैंकों के लोगों ने बहुत काम किया है कोविड-19 के समय भी, और जब मोदी जी ने जनधन खाते खोलने की बात की थी तब भी बैंक के कर्मचारी, अधिकारियों ने पूरे देश भर में शानदार काम किया था। अब इस समय भी लोग और अच्छा काम करेंगे। तो मतलब बैंक के जो बैंकर्स हैं, आप हटा रहे हैं, बिल्कुल उनके ऊपर जो एक डर था, भय था, जिसके कारण वो शायद लोन देने में डर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर भी चार्जेस लग जा रहे थे, तो उनको आप खत्म कर रहे हैं बिल्कुल। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट करूं कि हमने 2014 से पहले कहा था भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, और 6 वर्षों में मोदी जी की सरकार लोन देने में डर रहे थे क्योंकि उनके ऊपर भी चार्जेस लग जा रहे थे, तो उनको आप खत्म कर रहे हैं। अभी नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, सिस्टम्स को सुधारना बहुत आवश्यक था देश हित में, हमने वो किया। अब सब लोगों के समझ में आ गया घोटाला नहीं होगा, तो इसी के चलते सबको पता है कि सिस्टम्स नए बन गए, अच्छे बन गए, और लोगों को जो प्रोटेक्शन चाहिए थी अच्छा काम करने वालों को दे दी गई है। बिजनेस कम हो रहे हैं, बिजनेस
साइकिल जो है वो लोगों के बिल्कुल एक बात बताइए, जैसे अब जो बिजनेस कम हो रहे हैं, बिजनेस साइकिल्स जो है वो लोगों के बिल्कुल ऊपर नीचे हो गए हैं। अगर इकोनॉमी में गिरावट है और अगर किसी ने अभी बैंक लोन लिया और वो बाद में एनपीए हो, किसके ऊपर जाता है, तो उसका खामियाजा किसके ऊपर जाएगा? इंडस्ट्री है एक तरह की और दुनिया भर में होता है। अब आप मान लीजिए तेल के दिया तो वो तो ना आपको पता है ना सरकार को ना खुदाई करने वाले को कि तेल या गैस निकलेगी नहीं निकलेगी, उसमें क्या कर सकते हो। और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट है 25 साल के, उसका आप 3 महीने के अंदर कैसे तय कर दोगे कि रिकवरी नहीं आई तो बैंकरप्ट हो या एक खाता एनपीए हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ बदलाव वहां पर भी आवश्यकता है और कुछ बदलाव कामकाज के तरीके में भी है। रिस्क असेसमेंट के नए तरीके तय किए गए हैं और उसमें ये सब हारी कमेटी जो बनी है, इसको लेकर इनको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अगर इकोनॉमी को अगर उस तरीके से इंसुलेट नहीं किया जाएगा तो इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती और बैंकों को इंसुलेट करना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए कि जो कुछ सर्विस सेक्टर है अनुराग जी, खास करके होटल इंडस्ट्री, वो लोन ले सके, तो उनको आप कैसे रिवाइव करेंगे? देखिए शुभ मंगल ज्यादा सावधान सिर्फ Amazon प्राइम वीडियो पर। वातावरण इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में कल से 25 विमानों को उड़ान की इजाजत दे दी गई है। हर दिन 25 उड़ान की इजाजत मिली है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार जल्द ही गाइडलाइंस भी इन उड़ानों को लेकर जारी करने जा रही है। मुंबई में कल से 25 उड़ानों की मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है। प्रदेश सरकार इनको लेकर जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी करने जा रही है। 25 मई से घरेलू उड़ानों की इजाजत देश भर में केंद्र सरकार ने दे दी थी। उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों से अब घरेलू उड़ानों का सिलसिला शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र से खबर सामने आई है, जहां पर उद्धव सरकार ने 25 उड़ानों को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर हालांकि अभी गाइडलाइंस सामने नहीं आई है। शुरुआती जानकारी मिली है, थोड़ी देर बाद जारी कर दी जाएगी। अब अगर किसी आदमी का, व्यक्ति का काम है, वो दिल्ली से जम्मू गया, उसका दिन भर का काम है, अगर उसको 14 दिन का क्वारंटाइन करना पड़े तो वो कैसे करेगा? तो आपको क्या लगता है कि ये जो एविएशन खोला गया, एविएशन सेक्टर, इसमें जो स्टेट्स आज हम ईद मुबारक करना चाहते हैं शेरो शायरी के जरिए। ये आखिर शायरी क्या होती है? आपने ये सोचा ही होगा कि आखिर शायरी कैसे लिख दी जाती है। एक शायर जो होता है वो जो भी सोचता है उसको लिख देता है, जो लिखता है उसको बोल देता है, जो बोलता है उसे ही महसूस करता है और जो महसूस करता है उसे ही सोचता है और फिर उसे ही लिखता है। यही सिलसिला जब चलता रहता है तो हमारे सामने बेहतरीन शायरी पेश हो जाती है और ऐसी ही एक बेहतरीन उम्दा शायरी लिखने वाली शायरा शबीना अदीब जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और इनके साथ मिलकर हम करेंगे ईद मुबारक। बहुत बहुत स्वागत है आपका शबीना जी हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के सभी मेंबरान। नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आप सबको मालूम होगा भारत और नेपाल के बीच इस समय सीमा को लेकर विवाद पैदा हो गया है। एक तरफा लिए गए फैसले में नेपाल सरकार ने 2 दिन पहले नया नक्शा जारी किया, जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुले को नेपाल की सीमा के अंदर दिखाया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री की ओर से इस मामले में कई बयान सामने आए। सदियों से भारत का करीबी मित्र रहा नेपाल, अब ऐसा लग रहा है उसके सुर बदल रहे हैं। नेपाल के पीएम ने यहां तक कहा कि भारत से आने वाला कोरोना वायरस संक्रमण चीन और इटली से आने वाले संक्रमण से ज्यादा घातक है। नेपाल के पीएम को भारत ने भी माकूल जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए नक्शे को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है नेपाल का यह कदम ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नहीं टिका है। माना जा रहा है भारत और नेपाल के बीच टेंशन की असली वजह 3 है। कोरोना की वजह से चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। चीन पर दुनिया भर के नेता भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। चीन से युद्ध करेंगे। भारत
को सबक सिखाएंगे। ऐसा युद्ध होगा कि भारत भूल नहीं पाएगा। इतिहास से भारत सबक ले। हिमालय को हिलाना आसान है, चीनी सेना को नहीं। पिछले सवा महीनों में चीन की ऐसी आवाजें आपने एक नहीं कई बार सुनी होंगी। डोकलम में चीनी घमंड के खिलाफ भारत की अटल सेना के इरादों से घबराए और खिसियाए चीन ने कूटनीतिक मर्यादाएं बहुत पहले ही लांघ दी थी। लेकिन अब युद्ध के लिए भारत को उकसा रहे चीन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी अपनी खींच उतारी है। इसे यूं समझे कि डोकलम पर मोदी नीति से डर गया है चीन। मुझे लगता है कि आज की हालत में ना चाइना ना भारत युद्ध चाहता है। अगर चाइना ने जबरदस्ती जैसे वो बयान आ रहे हैं, नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। लगातार आप बसों पर सियासत देख रहे हैं। एक पार्टी कह रही है कि हमारी बसों को मजदूरों को ले जाने की इजाजत सरकार नहीं दे। सरकार कह रही है कि इसमें ज्यादातर बसों की फिटनेस नहीं है, कागज ठीक नहीं है, तो ऑटो का है तो टैक्सी का है। हमारे पास बसें बहुत हैं, मजदूरों को भेज लेंगे। मैं आज गाजियाबाद में हूँ। ये जानने के लिए आया था कि 2 दिन पहले रामलीला मैदान में मजदूरों का जो हुजूम उमड़ा था अपने घरों को जाने के लिए, उस रामलीला मैदान में अब क्या हो रहा है, अब देखिए क्या है। इस रामलीला मैदान में अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अब यहाँ से कोई सुविधा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे गाजियाबाद और दिल्ली के सारे मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए हो। अब इस मैदान में न एक अधिकारी है न एक कर्मचारी है, बस यही एक बैनर चस्पा है जिसमें लिखा गया है यहाँ कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अभी भी लोग इस रामलीला मैदान में वही पुरानी तस्वीर देख करके आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो घर चले जाए। मैं आपको दिखाता हूँ। रामलीला मैदान के गेट के सामने ये 2 महिलाएं हैं। ये यहाँ पर इनका जो है ये बैगेज है। आप कहाँ से आ रही हैं? हम लोग वसुंधरा सेक्टर 16 से। गाजियाबाद? हाँ, गाजियाबाद वसुंधरा सेक्टर 16। आपको जाना कहाँ है? हम लोग वेस्ट बंगाल जाना है, न्यू कुचबिहार, वेस्ट बंगाल न्यू कुचबिहार। यहाँ कैसे आ गए? ऐसा है कि मकान मालिक वहीं पे किराया मांग रहा है। 3 महीने से काम दाम नहीं है। फिर क्या घर से पैसे, कल 2000 रुपया बुढ़ा ससुर है उसके पास पैसे मंगा के बिजली बिल दे के हमें ही आ गया। फिर एक अंकल बोला, वो अंकल पैसे बोला मुझे 500 रुपया दे के बोला तुम लोग यहीं पे। भाई साहब स्टेशन जाओगे? हाँ मैडम, यहाँ से 2 किलोमीटर है, 20 रुपए लूंगा। अरे यही तो है स्टेशन। अरे मैडम हाथ नीचे करो, ट्रेन आ जाएगी। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन तब क्या हो जब बच्चों का भरोसा ही देश के प्रधानमंत्री से उठ जाए। ऐसे ही एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बच्चे का नाम आकाश है और ये दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की सड़कों पर सोता है। जब इस बच्चे से कुछ लोगों ने पूछा कि सड़क पर क्यों सोते हो, इसने कहा कि प्रधानमंत्री अपने बंगले में सोते हैं और हम पैसों के लिए मोहताज हैं। इस बच्चे ने पीएम मोदी पर वादा तोड़ने और अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाया। आप भी सुने इस बच्चे का दर्द। पापा का नाम क्या है? पापा ये सड़क पे क्यों सोता है? हेलो अच्छा, तो सड़क पे क्यों सोता है? चल बता। यहाँ पर जब प्रधानमंत्री अपना है ना प्रधान में सोता है और हम है ना सड़क में सोते हैं, तो वो हमें बच्चों को 500 रुपए के लिए मना करता है। तो कैसा प्रधानमंत्री? तो तेरे को मना क्यों करता है? मेरी बात सुन, तू हमारे साथ चल। नहीं
वादा किया उसने? वो है ना लोगों से पैसे लूटता है। कैसे लूटे उसने पैसे? कैसे? ये प्याज मिर्ची का दाम बढ़ा दिया और पुलिस को वहाँ पर बेच के उसका सारी कमाई हड़प लेते हैं। अच्छा। और फिर है ना वो वही पैसा गरीबों में बांट, मतलब अमीरों में बांट के उन लोग से बोलते हैं कि वोट दे दो। तेरे को किसने बोला ये सब? किसने बताया? तेरे को पैसे दिए थे वोट डालने के लिए? कैसे जानता है? तेरे घर वालों को उसने पैसे दिए वोट डालने के लिए? किसी को नहीं दिया पैसा। अच्छा, तूने वोट डाली? पहले मुझे ये बता। वोट कौन डाल सकता है? वोट डाल सकते हैं अमीर आदमी। ऐसा नहीं है बेटा। अरे बुद्धू, जो मेरी बात सुनी जरा आकाश, जो 18 साल का हो जाता है ना, वो वोट डाल सकता है, वो चाहे अमीर है चाहे गरीब है। जब तू 18 का होगा फिर डाल सकता है। ये तो 18 का हूँ ना, अभी 7 का हूँ। अब कितने का है? 6 का हूँ। तो अभी 12 साल बाद तू वोट डालेगा। अच्छा, तू अपने इस कंट्री का नाम क्या जहाँ तू रह रहा है? तेरे देश का नाम क्या है? हमारे देश का? हाँ, देशभक्ति इंडिया। देशभक्ति I इंडिया। love my India। I love my India। अच्छा, ये जो झंडा लगाया है, ये किसने लगाया इतना अच्छा सा? फोटो में करना। और किसने? ये प्रधानमंत्री आया था। अच्छा, ये शूटिंग करने अक्षय कुमार आया था। किधर? हाँ, मिला तो उससे? नहीं देखा था उसे, हैं? यहाँ पर देखा था। वो हमारे मिलाया, उसने हाथ मिलाया। अच्छा, ये बता तेरा सपना क्या है? हमारे झंडे को बोलते हैं भारत का। नहीं, भारत में तो तिरंगा बोलते हैं बुद्धू, तिरंगा कहते हैं। अच्छा, हेलो, तू बड़ा होकर क्या बनना चाहता है? हम तो कुछ नहीं बनना चाहते, मगर ये सरकार को सुधारना चाहते हैं। अगर सरकार नहीं सुधरी ना तो उन लोग के ऐसा डंडा करेंगे कि है ना, सरकारी क्या पूरी दुनिया ही नहीं बचेगी। सरकार कैसे सुधारेगा? सरकार पहले चाइना का माल खुद है ना यहाँ पर लाएगी। चाइना का मजदूर लाएगा? मतलब है ना, सरकार लाती है, ये गलत बात नहीं है। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।